देखो मल्टीपल बैटरी सर्किट्स में हम लोगों ने मेथड 1 देखा था यूजिंग बैटरी कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो बैटरी कॉम्बिनेशन और केवीएल को यूज करके भी हम कई सारे सर्किट्स को रिड्यूस कर सकते हैं सिंगल बैटरी सर्किट में जरूरत पड़ने पे, या पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में कोई दो पॉइंट्स के बीच में। तो उसके बाद काफी सारी चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है ना। लास्ट में भी हम लोगों ने एक दो अच्छे क्वेश्चंस किए थे। आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। नेक्स्ट इसमें मेथड 2 लिखते हैं, एंड मेथड 2 इज कॉल्ड यूजिंग नोडल एनालिसिस। यूजिंग नोडल एनालिसिस, ठीक है, जिसको हम लोग केसीएल यानी किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं। अब देखो नोडल एनालिसिस अगर हमें किसी क्वेश्चन में अप्लाई करनी है तो दो सिचुएशन है और थोड़ा थोड़ा सा फर्क है दोनों में, ठीक है। दो सिचुएशन कौन कौन सी हैं? कई बार होता है कि कुछ सर्किट्स होते हैं हमारे पास जो ओपन सर्किट होते हैं। ओपन सर्किट का मतलब है कि उनकी कुछ ब्रांचेस ओपन होती हैं जहां पे पोटेंशियल्स दिए होते हैं, और बाकी सारे सर्किट्स हैं जिनको हम लोग बोल सकते हैं क्लोज सर्किट्स, ठीक है। तो ओपन सर्किट में भी हम इस मेथड को लगा सकते हैं आसानी से। तो इसमें करना क्या है, स्टेप्स इसके बहुत सीधे सीधे हैं। स्टेप 1 में हम लोग लिख सकते हैं, नोट कर लो पहले स्टेप्स, फिर आते हैं एग्जांपल्स में। Step 1 is write down potentials at all nodes across battery using potentials given, या ऐसे बोल सकते हैं यूजिंग नोन पोटेंशियल्स, यूजिंग नोन पोटेंशियल्स, ठीक है। देन स्टेप 2 इज assume potential at all unknown nodes, and step 3 is apply KCL at each of these unknown nodes। देखो मैंने नोड्स का मतलब बताया था आपको। नोड्स का मतलब ये है कि जहां पे दो या दो से ज्यादा वायर्स आके मीट कर रहे हो, ठीक है ना। तो वहां पे हम लोग केसीएल अप्लाई करने का मतलब ये है कि सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट्स या सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। तो ओपन सर्किट के लिए ये स्टेप्स हैं, और क्लोज सर्किट के लिए भी स्टेप्स ऑलमोस्ट कॉमन है, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा है क्लोज में, और वो है स्टेप 1। स्टेप 1 में हम लिखेंगे वी कैन assume any point of given circuit at zero potential। दिस इज फर्स्ट स्टेप, और इसके बाद सेकेंड स्टेप से फोर्थ स्टेप तक यही कॉपी कर देना है, एग्जैक्टली सेम। ये स्टेप 2 बन जाएगा, ये स्टेप 3 बन जाएगा, और ये स्टेप 4 बन जाएगा।
तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, केवल फर्स्ट स्टेप अलग है। देख लो एक बार। राइट डाउन पोटेंशियल्स एट ऑल नोड्स अक्रॉस बैटरी यूजिंग नोन पोटेंशियल्स। इसके बाद जहां नहीं मालूम है पोटेंशियल, वहां हम हर जगह पोटेंशियल एज्यूम करेंगे, और जहां जहां हम पोटेंशियल एज्यूम कर रहे हैं वहां वहां पे हम केसीएल अप्लाई करेंगे। सिंपल। ओपन सर्किट किसको बोल रहे हैं? क्लोज सर्किट। अच्छा, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं वो सारे के सारे क्लोज सर्किट थे। क्लोज मतलब कि पूरा का पूरा सर्किट हमको दिख रहा है। कई बार क्या होता है कि पूरा कंप्लीट सर्किट हमको नहीं देता है क्वेश्चन में पार्ट ऑफ सर्किट दे देगा। तो कई बार पार्ट ऑफ सर्किट ओपन रहता है, तो उस केस में क्या होगा कि जहां ब्रांच ओपन होती है वहां हमें एंड में पोटेंशियल दिया होता है। जैसे अभी हम लोगों ने एक एचसीवी का क्वेश्चन किया था, उसमें वीए वीबी और वीसी दिया हुआ था, वो ओपन सर्किट था, कंप्लीट सर्किट हमें नहीं मालूम था। वैसे तो सर्किट हमेशा क्लोज्ड ही होगा, बट ये कि उस क्लोज सर्किट का पार्ट हमें दिया हुआ है। तो देखो जैसे कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल ओपन सर्किट से ये स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे ये एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें ब्रांचेस में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, कहीं बैटरी लगी हुई है, ठीक है। लेट्स से ये रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम, 20 ओम, 5 ओम। बैटरी हो गई सपोज ये 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 0.2 हो गया। यहाँ का पोटेंशियल दिया है +10 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल दिया है -2 वोल्ट, और यहाँ का पोटेंशियल दिया हुआ है +20 वोल्ट। कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही मैंने रैंडम वैल्यूज नोट कर ली है। यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन तीनों पे ये एक ओपन सर्किट है। तो जनरली ओपन सर्किट में क्या होगा कि जो एंड वाले पॉइंट होंगे जहां से वो सर्किट हटाया गया है, वहां 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 पे हमको पोटेंशियल मालूम होंगे। बाकी इतना पार्ट क्लोज्ड है, कनेक्टेड है। तो अब ये एक ओपन सर्किट का पार्ट हो गया, इसमें हमको करंट निकालना हो सकता है किसी ब्रांच में। इन तीनों में से किसी भी ब्रांच में करंट पूछ सकता है, या हमसे ये पूछ सकता है कि पॉइंट ओ का पोटेंशियल क्या होगा, 20 ओम में कितना होगा, किसी के अक्रॉस वोल्टेज पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो अब देखो करना क्या है, जो हमारे स्टेप्स हैं वो अप्लाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, ध्यान से देखो। फर्स्ट स्टेप ये है, राइट डाउन पोटेंशियल्स एट ऑल नोड्स अक्रॉस बैटरी यूजिंग नोन पोटेंशियल। तो देखो कुछ पॉइंट्स पे हमें पोटेंशियल मालूम है, ठीक है ना। और बैटरी में खास बात ये होती है कि बैटरी जैसे 2 वोल्ट की बैटरी अगर है, ये जैसे ये जो सामने लगी हुई है 10 वोल्ट, तो देखो इस 10 वोल्ट का मतलब ये होगा कि इसका ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज होगा। बैटरी चार्ज हो, डिस्चार्ज हो, कुछ भी हो, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हमने अलग कर दिया है अगर कोई रेजिस्टेंस है तो बैटरी के अक्रॉस दोनों तरफ वोल्टेज हमेशा उसके ईएमएफ के बराबर रहेगा। तो एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी, तो वीए माइनस वीबी की वैल्यू डेफिनेटली 10 वोल्ट होगी। ये मेरा कहने का मतलब। अब तुमको वीए पता है, कितना वीए दिया हुआ है? वीए ध्यान से देखो, दिया हुआ है 20। अब वीए 20 है और हमको मालूम है कि वीबी वीए से 10 कम होगा, तो वीबी की वैल्यू हमको पता चल जाएगी यहाँ से कितनी आएगी। क्यों भाई? तो ये पॉइंट पे वोल्टेज हम लोग लिख देंगे कितना, 10 वोल्ट। देखो ध्यान से, तो यहाँ 20 मालूम था, एक हमने 10 अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लिख दिया पता करके। इसके बाद देखो रेजिस्टेंस में जब तक करंट नहीं पता होगी तब तक हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज नहीं लिख पाएंगे, तो रेजिस्टेंस तो हट गए, बैटरी में लिख सकते हैं। अब देखो कहाँ एज्यूम करना पड़ेगा, तो अगर हम ऐसे देखो, इस पॉइंट पे हम x एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि ये एक नोड बनेगा। नोड मतलब जहां पे मल्टीपल ब्रांचेस आके मीट कर रही हैं। तो हमने एज्यूम कर लिया कि लेट पोटेंशियल एट O इज इक्वल टू x वोल्ट्स। तो ये एज्यूम कर लिया है।
अब देखो अगर यहाँ का x है तो मुझे बताओगे कि इस पॉइंट का कितना होगा? क्यों भाई? अगर मैंने ये वाला पॉइंट x एज्यूम किया है तो इस पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा? क्यों भाई? ये वाला वोल्टेज बनेगा -20 x -20 X बनेगा, 20. ठीक है ना? क्योंकि 20 वोल्ट की बैटरी में x वाला साइड 20 हायर है तो इधर वाला साइड 20 लोअर हो गया। अब तुम ध्यान से ये चेक कर लो कि जहां जहां पे कुछ जगह ऐसी हैं जहां पोटेंशियल मालूम है, कुछ जगह ऐसी हैं जहां हमने पोटेंशियल एज्यूम किया है, लेकिन अभी सभी जगह पोटेंशियल मैंने लिख लिए हैं, कोई भी जगह बची नहीं है। यानी कि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने पोटेंशियल लिख जरूर लिए है, चाहे वो पोटेंशियल नोन हो या वो अननोन हो। मेक श्योर कि हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें पोटेंशियल पता चल गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये बोल सकते हैं कि सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट्स, यानी सब लेट से इधर से आने वाला I1, इधर से आने वाला I2 और इधर से आने वाला I3, इन तीनों का सम 0 होना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं यूजिंग, इसकी को बोलते हैं हम लोग नोडल एनालिसिस। यूजिंग नोडल एनालिसिस हम लोग लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों का सम इक्वल टू 0। अब देखो I1 लिख सकते हो क्या 10 और x के टर्म्स में? I1 की वैल्यू क्या होगी? तो देखो करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। अब ध्यान ये रखना कि I1 का जो तुमने एरो दिखाया हुआ है उस एरो के अकॉर्डिंग ही, जैसा हम एज्यूम करते हैं वैसी ही इक्वेशन बनाते हैं, तो उस एरो के अकॉर्डिंग लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। यानी I1 की वैल्यू लिखेंगे तो इसको 10 माइनस एक्स अपॉन 10 लिखेंगे। ये क्लियर है कैसे लिखा बताओ? 10 माइनस एक्स पोटेंशियल डिफरेंस हो गया अपॉन 10, x माइनस 10 नहीं लिखा है क्योंकि हमने एज्यूम किया कि करंट उधर से आ रही है, तो जैसा एज्यूम किया वैसे ही लिखेंगे। फिर I2 कैसे लिखेंगे? तो देखो I2 तो वही है जो इसमें फ्लो कर रही है, तो 5 ओम में भी I2 है ना, देखो ध्यान से 5 ओम में भी I2 है, तो 5 ओम के अक्रॉस लिखो वोल्टेज कितना आएगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग -2 माइनस ऑफ x -20 एंड अपॉन 5 प्लस I3 कैसे लिखेंगे? I3 की वैल्यू देखो हो जाएगी 10 माइनस एक्स अपॉन 20 एंड इन तीनों का सम 0 होगा। तो तुम इसको सॉल्व कर लो, देखो x आ जाएगा, देखो बताओ कितना आता है, ठीक है ना? x की वैल्यू सॉल्व कर लो क्या आएगी। उसके बाद ये I1 हो गया, ये I2 हो गया और ये I3 हो गया। x का वैल्यू यहाँ से निकल के आ रहा है 102 अपॉन 7 वोल्ट्स, ठीक है ना? अच्छा x निकल आएगा, तो इसके बाद I1 निकालना है, तो पहले वाले ब्रैकेट में रख दो, I2 निकालना है दूसरे वाले ब्रैकेट में रख दो x की वैल्यू, I3 निकालना है तो तीसरे वाले ब्रैकेट में रख दो। ध्यान ये रखना कि जो करंट के डायरेक्शन हमने एज्यूम किए हैं, जरूरी तो नहीं कि यही डायरेक्शन हो, इनके अपोजिट भी हो सकते हैं। तो जब तुम x की वैल्यू रखोगे तो वो अपने आप प्लस या माइनस आएगा, तो अगर प्लस आ जाता है तो इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन हमने एज्यूम की है वो एकदम करेक्ट है, और अगर माइनस आ जाता है तो सिर्फ डायरेक्शन पलट देना है, बस वैल्यू वही रहेगी, ठीक है ना? I1 I2 I3 सब निकल आएंगे। कुछ डाउट है तो बताओ, नहीं तो नेक्स्ट में बना रहा हूँ क्वेश्चन।
सपोज ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, 5 वोल्ट, 1 ओम, 3 ओम, 6 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 ओम, और ये वैल्यू दी हुई है प्लस 3 वोल्ट, माइनस 1 वोल्ट और 6 वोल्ट। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट O ऑफ द सर्किट शोन। देखो ट्राई करो। देखो इसमें प्रोसीड करते हैं, ये वाला पॉइंट अर्थिंग है तो ये 0 पोटेंशियल पे हो गया। ठीक है, अब देखो अगर हम सिर्फ इतना ब्रांच ऑब्जर्व करें, और इसमें 1 ओम इधर है, 2 ओम इधर है, अर्थिंग वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो गया। और इस ब्रांच को देखो, लेफ्ट साइड वाले ब्रांच को, तो इस ब्रांच में 1 ओम इधर भी है, 2 ओम इधर भी है, बीच में बैटरी लगी हुई है। तो एक ही ब्रांच में अगर हम रेजिस्टेंस और बैटरी आगे पीछे करेंगे तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली इस ब्रांच को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस ब्रांच में बैटरी चाहो तो इधर लगा दो, और 1 और 2 कंबाइन करके 3 ओम इधर लिख दो, तो 5 वोल्ट का बैटरी इधर हो गया, प्लस 3 इधर हो गया, ये सिचुएशन बन जाएगी। तो इसमें कोई इफेक्ट फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हमें जहां निकालना है वहां का पोटेंशियल हम लोग x ले लेते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा x प्लस 6। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट x था, ये 3 है, तो ये वाला पॉइंट ध्यान से देखो तो ये बन जाएगा -2, और ये 6 है तो इसका यहाँ बीच वाला पॉइंट बन जाएगा 4 वोल्ट। चेक कर लो, हमें सारे पोटेंशियल मिल गए। तो सीधे सीधे इधर से आने वाला करंट I1, ये वाला है I1, इधर से आने वाला I2, इधर से आने वाला I3, और इधर से आने वाला I4, इन सबका सम 0 करना है सीधे सीधे। तो क्या लिखोगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0। ठीक है, I1 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं -2 माइनस एक्स अपॉन 3, प्लस I2 लिखेंगे तो देखो ध्यान से 4 माइनस एक्स अपॉन 1, प्लस I3 लिखेंगे, ये हो जाएगा 0 माइनस एक्स अपॉन 1, प्लस I4 लिखेंगे तो -1 माइनस ऑफ एक्स प्लस 6 अपॉन 3 इक्वल टू 0। बस यहाँ से x निकल आएगा। एक पॉइंट यहाँ पे चेंज मैंने किया, क्या किया कि ये जो दो रेजिस्टेंस थे 2 और 1 अलग अलग, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, 3 बना दिया। एक ही ब्रांच में आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, बट ये कि हमें पोटेंशियल एज्यूम करने में थोड़ी इजी पड़ जाएगी, इसमें थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ता है। बोलिए क्या आ रहा है आंसर। एक्स का वैल्यू 3/8 वोल्ट आ रहा है। यस सर। कोई डाउट किसी को, हो गया? हो गया सर। ठीक है ना, ओपन सर्किट में यही प्रोसेस है।
ठीक है, आगे देखते हैं क्लोज सर्किट में क्या करेंगे। फिर से सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, समझने के लिए कोई भी सर्किट बना लेते हैं। ये 2 वोल्ट है सपोज, ये 1 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट हो गई, ये 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम। ठीक है, ये एक सर्किट हमको दिया हुआ है। और तुम ध्यान से देखो तो सर्किट की खास बात ये है कि इसमें हमको एक तो सिंगल बैटरी सर्किट नहीं है, और दूसरा मल्टीपल बैटरी सर्किट है ये। और इसमें ध्यान से देखो तो हमें कोई भी डायरेक्टली सीरीज पैरेलल में रेजिस्टेंस कई सारे होने की वजह से नहीं दिख रहा है सपोज। तो अब हम क्या करेंगे, नोडल लगाने के प्रोसेस ये है। नोडल में हम सबसे पहला स्टेप जो है वो अलग है ओपन वाले से, और वो ये कि हम पूरे सर्किट में कोई भी एक पॉइंट हम अपनी चॉइस का जीरो पोटेंशियल पे ले सकते हैं, मतलब उसको रेफरेंस ले सकते हैं। कुछ भी कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं, तो जीरो ही सबसे अच्छा कांस्टेंट है। तो इस पूरे सर्किट में कोई भी एक पॉइंट हम जीरो ले सकते हैं। तो किसको जीरो लेना चाहिए, क्वेश्चन फिर ये उठेगा। तो हम जीरो ऐसे पॉइंट को लेंगे जो ज्यादा से ज्यादा जगह कनेक्टेड हो। ऐसा कोई पॉइंट ना लें कि बस वहीं का जीरो हो जाए। कोशिश करेंगे ऐसा कोई जीरो लें जहां पे वायर ज्यादा कनेक्ट हो। तो ध्यान से देखो तो ये वाला वायर जो है ये दो जगह कनेक्टेड, इधर भी कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड है। तो अगर हम इसमें जीरो लेते हैं तो दोनों जगह जीरो हो जाएगा। तो देखो पहला स्टेप तो यही है कि यहाँ भी जीरो हो गया, यहाँ भी जीरो हो गया, ये हमने एज्यूम कर लिया है। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि जहां जहां वोल्टेज हम लिख सकते हैं वहां वहां लिखते हैं। तो देखो बैटरी पे ध्यान रखो, बैटरी के अक्रॉस हम वोल्टेज हमेशा लिख सकते हैं। तो बैटरी के अक्रॉस अगर लिखोगे तो ये जीरो है, तो यहाँ देखो ध्यान से ये +2 वोल्ट हो जाएगा। ये जीरो है तो यहाँ -1 हो जाएगा, होगा। और अब और यहाँ पे एक पॉइंट बचा, तो अगर यहाँ एज्यूम करना पड़ेगा तो यहाँ x ले लो। तो अगर यहाँ x लिखोगे तो इस पॉइंट पे x-3 हो जाएगा, देखो ध्यान से। ठीक है, अब हमको कोई एक पॉइंट पे नोडल लगाना है जिससे हमें x पता चल जाए। तो देखो सबसे सही यही है, ऐसे एज्यूम कर लो कि इधर से आने वाला करंट इज इक्वल टू इधर जाने वाला करंट। इधर जो एरो में आ रहा है उधर वो आगे जा रहा है, तो बस सीधा इक्वेशन क्या बनेगी कि 0 माइनस x-3/1 इज इक्वल टू उधर जा रहा है, तो क्या लिखेंगे x माइनस -1/1। तो यहाँ से x निकल आएगा, हो गया सर्किट सॉल्व। इसमें कुछ ये नहीं है कि कहाँ से शुरू करेगा, कहीं से भी शुरू कर दो, तुम जीरो एज्यूम कर लो कहीं पे भी। फिर जहां जहां बैटरीज मालूम है वहां वहां पे वोल्टेज लिख लो, जहां नहीं मालूम है वहां एज्यूम कर लो। और फिर जितनी बार जितने एजम्पशंस लोगे, मतलब जितने वेरिएबल्स एज्यूम करोगे उतनी बार तुम्हें नोडल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ एक ही वेरिएबल है जो एक ही इक्वेशन बना ली। हाँ, इस बार मैंने इक्वेशन थोड़ी अलग ढंग से लिखी हुई है, वो मैंने जानबूझ के अलग इसलिए लिखी तो मैं कंफ्यूजन ना हो आगे जाके। कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, हम ये भी एज्यूम कर सकते थे कि इस पॉइंट से इधर जाने वाला करंट और इधर जाने वाले करंट का सम जीरो है। और हम ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि इधर जाने वाला करंट इज इक्वल टू इधर से आने वाला करंट। बट ये कि जो एज्यूम कर रहे हो इक्वेशन का फॉर्मेट भी वैसे ही होना चाहिए। फिलहाल मैंने एज्यूम किया कि ये करंट और ये करंट इक्वल है, तो मैंने एरो की डायरेक्शन में ही लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, आ जाएगा यहाँ से कितना आता है देख लो।
2 वोल्ट 1 ओम, 3 वोल्ट 2 ओम, 5 वोल्ट 1 ओम, 1 ओम 2 वोल्ट। जैसे इसमें हमको निकालना है फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। देखो निकालो, इसमें लास्ट वाले में x का वैल्यू 1 वोल्ट आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, x1 निकल आया तो हमें हर एक करंट मिल जाएगी। जैसे अगर हमसे कहा जाए कि 2 ओम में कितना करंट होगा, तो 2 ओम में करंट इधर की तरफ होगा, 2 ओम का करंट हो जाएगा 3/2 एम्पियर। इस डायरेक्शन में कितना करंट होगा, तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर। इधर की तरफ कितना करंट है, तो ये भी करंट है 2 एम्पियर। देखो इधर से जा रहा होगा 3/2 एम्पियर, तो इधर से कितना आ रहा होगा, इधर से 2 + 3/2 यानी कि 7/2 एम्पियर हो गया। हर एक ब्रांच में करंट पता चल जाएगा। देखो नेक्स्ट बताओ। निकाला इसमें कुछ। देखो इसमें यहाँ पे अगर जीरो लेते हैं तो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ठीक है, क्योंकि बहुत जगह कनेक्टेड है। फिर यहाँ जीरो है तो यहाँ 2 वोल्ट हो गया। अब देखो जहां तक वायर गएगा वहां तक 2 वोल्ट ही रहेगा, तो ये भी 2 वोल्ट हो गया, ये भी 2 वोल्ट हो गया, ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट। अब इसके बाद ये जीरो है तो ये वाला भी 2 वोल्ट हो गया। अब ये 2 है, ये 3 है, तो ये -1 हो गया, देखना ध्यान से। इसके बाद ये 0 है, ये 5 है, तो ये -5 हो गया। और बस अब तो हमें हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पता है, इसमें हमें नोडल लगाने की जरूरत ही नहीं है, थर्ड स्टेप लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अननोन कहीं रहा ही नहीं, सभी जगह नोन है। तो बस अब जैसे इसमें करंट क्या हो जाएगा, इस वाले में करंट हो जाएगा 0, इस रेजिस्टेंस में करंट 0 हो गया क्योंकि दोनों तरफ पोटेंशियल सेम है। फिर इधर आ जाओ, इधर करंट इधर की तरफ आएगा, कितना आएगा 1/2 एम्पियर। इसमें देखो कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, इसमें 7 का ड्रॉप है तो इसमें आएगा 7 एम्पियर, इसमें 2 का ड्रॉप है तो इसमें आएगा 2 एम्पियर। बस हर एक ब्रांच में करंट पता चल गया, ठीक है ना। और इसमें कितना यस करंट, सर। यस सर। 7 2 और 1/2 माइनस कर दो, कितना बचा 9 - 1/2 17/2 ना, इसमें करंट हो गया। तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी होगी कि सर्किट देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अगर हमने जैसे ही वोल्टेज लिखना शुरू किया तो सारी जगह वोल्टेज पता चल गए। और देखो ठीक है, जैसे ये है each battery is suppose 10 volt and each resistance is 5 ohm, ठीक है। और लेट्स से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो हमें निकालना है फाइंड VA माइनस VB। देखो ध्यान से, अब इसमें भी तुम देखोगे ध्यान से तो बैटरी के सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन या सिंगल बैटरी वाला तो रहा नहीं। तो देखो नोडल से ट्राई करो इसको। देखो अब इसमें
सबसे पहले हमको एज्यूम करना है कि 0, तो अब इसमें तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं, कहीं भी एज्यूम कर लेते हैं। तो मैं काम करता हूँ, इस राइट साइड वाले कॉर्नर पे 0 ले लेता हूँ, ठीक है, और इसके ठीक ऊपर x ले लेता हूँ। अब अगर यहाँ 0 है तो देखो पॉइंट बी पे पोटेंशियल हो जाएगा 10 वोल्ट, फिर यहाँ हो जाएगा 20 वोल्ट, और यहाँ हो जाएगा 30 वोल्ट। देखो इसी तरह यहाँ x है तो यहाँ हो जाएगा x + 10, a पे हो जाएगा x + 20, देखो, और यहाँ हो जाएगा x + 30। तो क्वेश्चन में सिमेट्री तो है लेकिन पॉइंट सब अननोन है। अब एक बात ये बताओ कि ये जो वर्टिकल वाले रेजिस्टेंस हैं, क्या इन चारों रेजिस्टेंस में, ध्यान से देखना, पोटेंशियल डिफरेंस x है। इन चारों रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस x है। इसका मतलब है कि इन चारों में अगर हम करंट एज्यूम करें तो अलग अलग नहीं लेनी पड़ेगी, इन चारों में करंट I1 होगी, बोल सकते हैं। और इसी तरह ये जो स्लांट वाले रेजिस्टेंस हैं, इंक्लाइंड वाले हैं, इनके बारे में क्या कहोगे? तो इनके बारे में कहोगे तो सभी तीनों रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो x - 10 है, यानी इन तीनों में भी जो करंट होगा वो सेम रहेगा। अब देखो जिस हिसाब से मैंने करंट एज्यूम की है उस हिसाब से तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सारा का सारा करंट जो है वो इस 30 वाले कॉर्नर पे आ रहा है? ये सारा करंट 30 वाले कॉर्नर पे आ रहा है, आ रहा है? तो अगर सारा करंट यहाँ 30 वाले कॉर्नर पे आ रहा है तो मैं ऐसे बोल सकते हैं कि इन सभी करंट्स का जो सम होगा वो 0 होगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि I1 कितने हैं, 4I1 है और 3I2 है, और ये सब मिला के 30 वाले कॉर्नर पे आ रहे हैं, तो इनका सम 0 होना चाहिए। अब I1 लिख दो, I1 कितना बनेगा? I1 के लिए मैंने कहा था कि x - 0/5, और I2 है x - 10/5 = 0। तो देख लो क्या आएगा, ये आएगा 4x + 3x = 30। तो x का वैल्यू 30/7 आया है, x जो हमने एज्यूम किया है। निकालना क्या था हमको? निकालना था हमको VA - VB। तो VA - VB की वैल्यू लिखोगे तो ये x + 10 है, तो x + 10 का मतलब हुआ 100/7 वोल्ट है आंसर। देखो अच्छा 30 वाले पे तो I1 और I2 आ रहे हैं ना? नहीं, इधर से भी तो आ रहा होगा ना, इस ब्रांच से करंट, इस ब्रांच की करंट तो मैंने दिखाया नहीं अभी, बोलो, मैं दिखा देता हूँ। इधर से I1 आ रहा है, इधर I2 आ रहा है, तो अब इधर B के आगे, अब तुम ये बताओ कि इस ब्रांच में कितना करंट होगा? जो इधर से आ रहा है, जो इधर से आ रहा है, जो इधर से आ रहा है, इन तीनों को ऐड कर दो तो कितना आएगा यहाँ पे? यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये आएगा 2I1 + I2। इसी तरह से इधर कितना यस आएगा, सर, समझ गया। है ना? इधर लिखोगे तो आएगा 3I1 + 2I2, ऐसे। मैंने जो डायरेक्शन एज्यूम की उस हिसाब से सारा करंट घूम के 30 पे मिल रहा है। क्लियर है? बताओ। यस सर। तो देखो अगर मैं बैटरी कॉम्बिनेशन और नोडल का प्रैक्टिस है अगर ठीक से, तो मुझे नहीं लगता कि हमें जितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उनमें किसी में भी अटकोगे। यही दो मेथड की तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बैटरी कॉम्बिनेशन एंड नोडल, इन दोनों से सब निकल जाएंगे। और एक मेथड और है, मेथड 3, इसको हम लोग यूजिंग KVL, या फिर इसको हम लोग, जैसे उसको बोलते हैं नोडल एनालिसिस, वैसे इसको बोलते हैं मैश एनालिसिस। ये सर्किट सॉल्विंग की दो बेसिक मेथड हैं, बाकी फिर मेथड बहुत सारे हैं, बट जरूरत नहीं है। अब देखो मैश एनालिसिस हमें वहीं अप्लाई करना है जब हमको ऐसा लगे कि कहीं कुछ लग ही नहीं रहा है, इसमें से जितने मेथड हैं वो अप्लाई कर ही नहीं पा रहे हैं, सारे रास्ते बंद हैं, तो ये एक लास्ट तरीका है। लास्ट तरीका है, इससे इनफैक्ट हम ऐसे बोल सकते हैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, प्रोवाइडेड इक्वेशंस जो बनेंगी वो सॉल्व करने जितना मैथमेटिक्स हम लगा पाए, क्योंकि इक्वेशंस इसमें फॉर्म होंगी और उनको सॉल्व करना होगा। तो 2 अननोन 3 अननोन तक तो ठीक है, ज्यादा हो जाएगा तो फिर नहीं बन सकता है।
तो इसमें भी स्टेप्स लिख लो। स्टेप 1 इज assume currents in each branch or segment of given circuit in accordance with किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है ना, मतलब किरचॉफ करंट लॉ फॉलो करते हुए सर्किट में हर जगह करंट हमको एज्यूम कर लेनी है। फिर स्टेप 2 में अप्लाई KVL in each independent loop such that every part of circuit is covered. And frame equations among unknown currents. And step 3 is solve the equations. To get unknown currents. ठीक है ना, तो मेथड थोड़ा सा बोरिंग सा ही है, कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा। हाँ, बस इक्वेशंस फ्रेम होंगी तो वो थोड़ा केयरफुली करना है और इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ले लेते हैं इसके ऊपर भी एक एग्जांपल। ठीक है, सपोज इस तरह से कोई सर्किट है, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 2 वोल्ट, 5 ओम, 6 वोल्ट, 1 ओम, 2 वोल्ट, 1 ओम, कुछ भी ले लो वैल्यूज। ठीक है, मेथड हमको समझना है ये। तो देखो अब ये सर्किट हमको दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें हमको डिफरेंट ब्रांच में सबसे पहला स्टेप ये है, अज्यूम करंट्स इन ईच ब्रांच ऑफ गिवन सर्किट इन अकॉर्डेंस विद केसीएल। अब देखो कुछ लोग एज्यूम करते हैं लूप के हिसाब से करंट, ऐसे बोलते हैं कि इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, बट मैंने देखा है कि उसमें कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को। तो मैंने एक सिंपल तरीका ये निकाला है कि तुम इस सर्किट में कहीं से भी शुरू हो जाओ, जो पॉइंट तुम्हें ठीक लगे वहां से शुरू हो जाओ और करंट एज्यूम करने लगो। तो जैसे मैं इस बैटरी के ब्रांच से शुरू हो जाता हूँ, ध्यान से देखो, और इधर मैंने करंट एज्यूम कर ली, लेट्स से I1, दिख रही है I1। अब देखो अगर मैंने इस ब्रांच में I1 एज्यूम किया है तो हमें इस ब्रांच में एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी I1 होगी और इसमें भी एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी I1 होगी। बताओ, क्योंकि वो तो एक ही ब्रांच है ना। अब I1 जब आगे जाएगी, ध्यान से देखो, तो I1 अब यहाँ पे डिवाइड हो रही है, कैसे डिवाइड होगी, तो कोई रूल तो है नहीं, तो इधर चली जाएगी I2 और इधर वाले रेजिस्टेंस में चली जाएगी I1 माइनस I2, ध्यान से देखो। और ये I2 इधर से होती हुई, इधर से होती हुई, इधर से होती हुई I1 माइनस I2 के साथ मिलके I1 हो जाएगी। तो अब तुम देख लो, मैंने सारे सर्किट में करंट एज्यूम कर ली। एक जगह से स्टार्ट करो, करंट जहां जहां डिवाइड हो रही है वहां डिवाइड करते जाओ और वापस पूरी करंट ओरिजिनल बैटरीज को, जिस बैटरी, हर एक बैटरी से जितना पॉजिटिव से निकलेगा उतना नेगेटिव पे पहुंचेगा। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप ये है कि अब हमको केवीएल अप्लाई करना है इन ईच इंडिपेंडेंट लूप।
इंडिपेंडेंट लूप बोलने का मतलब अभी बाद में समझ में आएगा। फिलहाल हमें इसमें तुम देखो सर्किट में, इस सर्किट में 2 लूप हैं। अगर हम इस 2 लूप को कवर करते हैं तो क्या ये पूरा का पूरा सर्किट कवर हो जाएगा? मतलब एक बार अगर हम इस लूप में घूमे केवीएल लगाने के लिए और एक बार इस लूप में घूमे केवीएल लगाने के लिए, ठीक है, तो इन दोनों में अगर हम केवीएल लगाएंगे तो सर्किट का सारे पार्ट कवर हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, एवरी पार्ट ऑफ सर्किट इज कवर्ड। ठीक है, तो देखो पहले फर्स्ट लूप में अगर मैं घूमू, फर्स्ट लूप में क्लॉकवाइज, तो इक्वेशन बनाओ, देखो क्या बनेगी। फर्स्ट लूप में क्लॉकवाइज बैटरी 1 वोल्ट से स्टार्ट करते हुए, तो ये बनेगी -1 प्लस 1i1 प्लस 2 प्लस 3i1 माइनस i2 एंड प्लस 2 एंड प्लस 2i1 इक्वल टू 0। देखो ये क्लियर है? तो इसमें देख लो क्या हो रहा है। i1 कितने हैं? i1 4i1 एंड 6i1, तो 6i1 माइनस 3i2 और इक्वल टू लिख लो जो भी है, तो ये इक्वल टू आएगा 2 माइनस 1 1 माइनस 3 आ रहा है, तो ये हो गई इक्वेशन 1 लूप 1 में। लूप 2 में अगर चलेंगे तो लूप 2 में भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ 5 से स्टार्ट करते हुए क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो देखो क्या आएगा, ये आएगा 5i2 फिर प्लस 6 प्लस 1 इंटू i2 प्लस 1 इंटू i2 एंड -2 देन -2 -3 i1 माइनस i2 करंट की डायरेक्शन में है तो प्लस, अपोजिट में है तो माइनस, इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो कितने i1 आ रहे हैं, तो ये आ रहा है -3i1 और i2 कितने हैं? 6i2 7i2 एंड 3 मोर i2, तो 10i2 और इक्वल टू देख लो क्या आएगा, ये हो गया 6 एंड -4, तो ये -2 आ रहा है, इक्वेशन 2। तो ये 2 इक्वेशन है हमारे सामने, 2 अननोन है, देख लो, नोट कर लो। तो सॉल्व करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, i1 निकल के आ रहा है -0.705 एम्पियर और i2 निकल के आ रहा है -0.411 एम्पियर। ठीक है ना? अब इसमें 2 ही लूप थे तो 2 ही अननोन थे, लूप अगर बढ़ जाएंगे तो अननोन बढ़ जाएंगे, तो ऑब्वियसली ये मेथड फिर उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट एक तरह से अच्छा भी है कि कुछ ज्यादा दिमाग लगाने नहीं है, एज्यूम करना शुरू कर दो, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व होके आ जाएगा। माइनस निकल के आएगा, इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया उसके अपोजिट है, वैल्यू यही रहेगी। देखो ध्यान से, किसी इक्वेशन में डाउट है तो बताओ। ठीक है। यस सर। अब देखो इससे हम कुछ ऐसे सर्किट्स भी कर सकते हैं, सिंगल बैटरी सर्किट, जिनका हम आर इक्विवेलेंट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना? वो हमारे 4 मेथड में मैच नहीं कर रहे होंगे, तो वैसा भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं।
ठीक है, सपोज ये 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम एंड 1 ओम, और सपोज हमसे कहा गया है कि हमें इसमें हर एक रेजिस्टेंस से करंट फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड टोटल करंट फ्रॉम बैटरी एंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। तो देखो कई बार क्या होगा कि क्वेश्चन को देख के तुम्हें ये पता चल जाएगा कि इसमें अननोन हमें कितने एज्यूम करने पड़ेंगे। नॉर्मली क्या होगा कि जितने लूप होंगे उतनी बार हम इक्वेशन बना पाएंगे, तो जितने लूप होंगे उतने ही हमें अननोन एज्यूम करने पड़ेंगे। तो इसमें ध्यान से देखोगे तो एक लूप ये वाला, एक लूप ये वाला, ठीक है, और एक लूप ये वाला, अगर हम ये 3 लूप ले लें, ध्यान से देखो, तो हमारा पूरा सर्किट कवर हो जा रहा है। तो इसका मतलब इसमें 3 अननोन लेने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये एक क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है थोड़ा सा, इसमें मैंने एक सिमेट्री ली है, तुम ध्यान से देखो, वो सिमेट्री तुम देख पा रहे हो क्या? मतलब ये जनरल क्वेश्चन है, वैसे तो कुछ भी सीरीज पैरेलल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं चलेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि इस प्लेन के अबाउट तुम देखोगे इधर 1 है तो इधर 2 है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं चलेगा। करंट सिमेट्री भी नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ से जो करंट आएगी वो इधर अलग जाएगी, इधर लग जाएगी, क्योंकि इधर 1 ओम है इधर 2 ओम है, तो सेम करंट तो जाएगी नहीं। बट फिर भी इस क्वेश्चन में एक छोटी सी सिमेट्री है, और वो छोटी सी सिमेट्री ये है कि अगर यहाँ पे करंट आई है और वो डिवाइड हो रही है लेट से I1 और I2 में, और ऐसे ही करंट वापस आएगी, तो वापस आएगी तो करंट कितनी आएगी I, तो इधर से आएगी वापस और इधर से आएगी। तो देखो जो ये वापस आने वाले पॉइंट्स हैं ये वही हैं जो पहले जाते समय थे, मतलब जाते समय भी 1 और 2 थे और आते समय भी 2 और 1 है। तो इनपुट और आउटपुट ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम इस सर्किट को लैटरली फ्लिप भी कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे डायगोनल सिमेट्री है। डायगोनल सिमेट्री ये है कि इधर का 2 इधर के 2 से इक्वल है और इधर का 1 इधर के 1 के इक्वल है, बीच वाले 1 से कोई मतलब नहीं है, वो तो मैंने 1 ले लिया है। ये 1 और ये 1 सेम है, और ये 2 और ये 2 सेम है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं डायगोनल सिमेट्री। तो इससे क्या है कि अगर हम डायगोनल सिमेट्री में यूज कर लें तो हमारा एक वेरिएबल कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 2 इक्वेशन 2 अननोन हो जाएंगे। तो एक काम ये करते हैं, स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे करंट आई ले लेते हैं, यहाँ करंट आई हो गई, ठीक है, और इतना ही करंट आई बैक टू बैटरी। अब जब आई डिवाइड कर रहे हैं तो ध्यान से देखना, इधर हम करंट ले लेते हैं I1, तो इधर वाले में करंट हो गया I माइनस I1, देखो हो गया। मैं कहूंगा कि जिस रेशियो में स्टार्टिंग में डिवाइड होगा उसी रेशियो में फाइनली कंबाइन होगा, तो इसका मतलब इस 1 ओम से जो करंट आएगा वो I1 होगा, और इस 2 ओम से जो करंट वापस आएगा वो I माइनस I1 होगा। देखो अब ध्यान से देखना, इधर से आ रहा था I1 और आगे चला गया I माइनस I1, तो इधर कितना गया होगा निकाल पाएंगे? इधर से आ रहा था I1 आगे चला गया I माइनस I1, तो 1 ओम में नीचे कितना आएगा? तो 1 ओम में नीचे निकालो तुम कितना आएगा, तो I1 में से I माइनस I1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 2I1 माइनस I। देखो तो अब क्या है कि अब हमें ये दोनों जो लूप रहे, अब ये 2 लूप जो है वो इंडिपेंडेंट लूप नहीं हुए। इन दोनों लूप में अगर तुम इक्वेशन बनाओगे तो एक ही इक्वेशन बनेगी, मतलब दोनों लूप में सेम इक्वेशन बनेगी, क्योंकि जो बात कॉमन थी दोनों लूप में वो हमने यूज कर ली है। तो अब हमें एक लूप ये लेना है और एक लूप ये बड़ा वाला ले लेना है, या छोटा वाला ले लेना है, कोई भी ले लेना है, मतलब ये और ये नहीं लेने हैं क्योंकि सेम ही है लूप दोनों। तो बनाओ इक्वेशन क्या आएगी। पहले ये छोटे वाले लूप में अगर घूमे, देखो इस लूप में क्या बनेगा, तो ये आएगा I1 इंटू 1 प्लस 2I1 माइनस I इंटू 1 एंड माइनस I माइनस I1 इंटू 2 इक्वल टू 0। एक लूप की इक्वेशन तो ये आई, तो यहाँ से आएगा 3I1
और 2i1 यानी कि 5i1 और -i - 2i -3i इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि i1 इज इक्वल टू 3i/5। छोड़ दो ऐसे ही इसको, बड़े वाले लूप में बनाते हैं इक्वेशन बैटरी को लेते हुए। तो -10 प्लस i1 इंटू 1 एंड प्लस i - i1 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा 2i - i1 इज इक्वल टू 10। तो i1 की जगह i की वैल्यू रख दो, निकल आएगा। तो ये आएगा 2i - 3i/5 इक्वल टू 10। तो देख लो क्या आएगा यहाँ से। 7i/5 इक्वल टू 10 हो गया। तो यहाँ से i की वैल्यू 50/7 एम्पियर आ गई। तो i1 की वैल्यू देखोगे तो इसमें 3/5 कर दो तो वो 30/7 हो जाएगा, और i2 की वैल्यू देखोगे तो वो 20/7 हो जाएगा, मतलब i - i1 की वैल्यू। देख लो क्लियर है या नहीं। अब ये बताओ कि बैटरी से हमको टोटल करंट मिल गया है। अब अगर हमसे कोई ये पूछे कि जो सर्किट दिया हुआ था, बैटरी हटा दो, बैटरी हटा के जो सर्किट था उस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, तो बता सकते हो क्या होगा। क्यों भाई। अगर हम इस सर्किट से बैटरी हटा दें और ये बोलें कि सिर्फ ये सर्किट है और ये इसके टर्मिनल है, तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो देखो अब तुमको क्योंकि आई टोटल मिल गई है, तो आई टोटल हम लोग क्या लिखते थे सिंगल बैटरी सर्किट में, लिखते थे ना E/R इक्विवेलेंट, याद है। तो इसी तरह से लिख सकते हैं कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E/I टोटल, मतलब जिससे हमने पहले आई टोटल निकाला था सिंगल बैटरी सर्किट में, अब आई टोटल आने के बाद हम उसी को यूज करके आर इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो लिख लो यहाँ पे हेंस रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना आएगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट हो जाएगा E/I टोटल। तो E की वैल्यू थी 10 और I टोटल की वैल्यू है 50/7। तो देखो ध्यान से ये 7/5 ओम आ गया, और ये 7/5 ओम हम अपने पुराने मेथड से नहीं निकाल पाते। तो एक तरह से क्या है कि ये जो मैंने लिखा हुआ है मेथड सर्किट सॉल्व करने वाला, ये सर्किट सॉल्व करने वाला तो है ही है, करंट निकालने के लिए तो है ही है, ये आर इक्विवेलेंट निकालने का भी एक मेथड हो गया। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के टोटल 5 मेथड हो गए, ये 5th मेथड हो गया, हाउ टू फाइंड आर इक्विवेलेंट, जहां पे कुछ भी नहीं लग रहा हो। ठीक है। और ये जो मैंने एग्जांपल लिया है ये थोड़ा पॉपुलर भी क्वेश्चन है, तो इसको तो तुम याद भी रखो, मेरे पास फॉर्मूला भी है। ये डायगोनल सिमेट्री का जो क्वेश्चन है ये थोड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। तो अगर ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर और ये कैपिटल आर, तो आर ए बी की वैल्यू है स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर प्लस 3R डिवाइडेड बाई
कैपिटल आर प्लस 3 स्मॉल आर। एक बार जरा पिछला क्वेश्चन चेक करके देख लेना, इस फॉर्मूले से आ रहा है भाई। तो ये सर्किट तुम याद रखो। प्रूफ कैसे हुआ? प्रूफ ऐसे ही हुआ जैसे हमने ये लास्ट क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो ये थोड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना, डायगोनल सिमेट्री। तो जहां लगेगा वहां कम से कम तुरंत निकाल पाओगे रेजिस्टेंस। ठीक है, तो डीसी सर्किट्स एंड करंट कैलकुलेशन वो यहीं तक है, इतना ही मेथड है। तो मैं फोकस ज़्यादातर नोडल और बैटरी कॉम्बिनेशन वाले सर्किट पे करना है, मेथड पे करना है। और कुछ क्वेश्चन जो तुमने किए हैं लास्ट क्लास में यूजिंग बैटरी कॉम्बिनेशन, तुम चाहना तो उनको नोडल से भी ट्राई कर लेना, जिससे नोडल ठीक से आ जाए। नोडल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी चलो कल स्टार्ट करेंगे आगे।